हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं 5 मार्च का इम्पोर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस हम लोग। तो आज का जो हमारा पहला न्यूज़ है ये रहा हमारा, ठीक है। तो मेनली न्यूज़ ये आया है ना कि जो मेघालय ने अभी हाल फिलहाल में क्या किया, मना किया है, ठीक है। तो कि सीबीआई को जनरल काउंसिल देने से मना किया है, ठीक। तो हालांकि इसके नीचे कुछ जो दिया है कंटेंट वो सिर्फ वो है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसने मना किया उसने मना किया, तो वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरल कॉन्सेंट टू सीबीआई, ये समझना है, ठीक। तो मेनली क्या होता है ना कि जो सीबीआई है वो क्या है, एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, ठीक, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सीबीआई जो है वो एक उसका कोई एक्ट नहीं है। जैसे मान लो कि हमारा लोकपाल बना है तो क्या है कि एक एक्ट पास किया गया फिर उसको बनाया गया है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है लोकपाल, ठीक है। लेकिन सीबीआई क्या है, हमारा कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। वो क्या है, सीबीआई जो एक सेंट्रल एजेंसी है, ठीक। तो क्या होता है, सीबीआई को अगर मान लो किसी स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो क्या होता है, तो उसके बाद दो तरीका होता है, ठीक है। एक क्या होता है, वो जनरल कॉन्सेंट लेता है स्टेट का कि भैया स्टेट गवर्नमेंट आप हमको अलाउ करो कि हम आपके स्टेट के अंदर जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के रिलेटेड या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी आपका केसेस वगैरह है हम उसको इन्वेस्टिगेट कर पाए, उसका परमिशन दो हमें, ठीक है। तो उसको कहते हैं जनरल कॉन्सेंट। तो एक बार अगर कॉन्सेंट ले लिया तो कोई भी केसेस होगा उस स्टेट के अंदर तो सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक। दूसरा मॉडल क्या होता है, केस टू केस बेसिस पे, मतलब आज ये केस आया तो इस पर्टिकुलर केस के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लिया, ठीक। अगला केस आया तो उसके लिए फिर परमिशन लेना पड़ेगा, तो ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो मतलब क्या, सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है उस स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन अपना कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ है कि हाल ही फिलहाल में टोटल अभी जैसे कल मेघालय ने, ठीक है, तो मेघालय को मिला के टोटल 9 स्टेट्स हो गया, 9 स्टेट हो गया जिसने कि सीबीआई को जनरल काउंसिल देने से मना कर दिया। मतलब क्या कि उस स्टेट के अंदर सीबीआई बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के उस स्टेट के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कैरी कर सकता है, ठीक है। जनरल काउंसिल का मतलब क्या होता है कि सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा उस स्टेट के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक। इस इशू को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, इसका पॉलिटिकल एंगल की सीबीआई का क्या फंक्शनिंग है नहीं है वो सब मैंने आर्टिकल में किया है, तो शाम को मैं लिंक उसका दे दूंगा। तो यहाँ पे यही न्यूज है बस। एक और न्यूज हमारा क्या है, ये अभी क्या है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर हमको देखने को ये मिल रहा है कि उन सारे स्टेट्स गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं ना कि एंटी रिलीजियस कन्वर्जन बिल वगैरह ला रहे हैं, ठीक ना। जिससे कि मतलब जैसे भी हाल ही फिलहाल में यूपी ने लाया था, ठीक है, फिर कर्नाटका ने लाया था, अभी हरियाणा ने लाया है, ठीक है। ये जो बिल है ये बिल मेनली क्या बोलता है कि फोर्सिबल कन्वर्जन किसी को किया जाएगा, अगर मान लो किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है फोर्सिबल, तो उसको ये एक तरह से बैन करेगा और पनिश करेगा, ठीक। तो इसको ये बिल लाया गया है हरियाणा के अंदर। लेकिन यहाँ पे दो बात कंसर्न हो रही है, ठीक है। पहला तो क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट जो बिल ला रहा है उसका ये कहना है कि आर्टिकल 25 जो आपका है वो आपको फ्रीडम देता है अपना रिलीजन को फॉलो करने का, अपना रिलीजन को प्रचार करने का, लेकिन उसके अंदर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते रिलीजन को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये है कि भैया फोर्सिबल कन्वर्जन इज नॉट अलाउड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट का तर्क है, ठीक। जो इसका क्रिटिक्स है उसका ये कहना है कि भैया ये जो बिल लाया जा रहा है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके आने का इसका मिसयूज होगा। मिसयूज इसलिए होगा क्योंकि फिर जो वॉलेंट्री रूप में भी जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं अपना, उसको भी आप मतलब एक तरह का केसेस करके वो मतलब उसको हरासमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे मान लो किसी का शादी हुआ तो मान लो कि उस केस में भी उसको हरास किया जाता है, नहीं एक टाइप से आपने फोर्सिबल कन्वर्जन करवा के शादी किया तो और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस बिल का ये है ना कि मान लो कि ए ने अपना रिलीजन कन्वर्ट करवाया, ठीक है, और बी ने उसके ऊपर केस कर दिया। अब क्या होगा कि बी को प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि भैया ए ने ऐसा फोर्सिबल ए के साथ फोर्सिबल कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। अगर मान लो कल को मैं अपना रिलीजन चेंज करता हूँ, ठीक है, अब मान लो किसी इंसान ने केस कर दिया, ठीक है, तो उस इंसान को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि इसके साथ फोर्सफुली हुआ है, कन्वर्ट कराया गया। मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे साथ फोर्सफुली एक टाइप से नहीं किया मतलब करवाया गया है मुझे। तो कहीं ना कहीं जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक टाइप से जिसने किया है कन्वर्ट उसके ऊपर आ जाता है। तो जो भी चीज़ हुआ तो ये इसके प्रो में था कि स्टेट गवर्नमेंट का ये फेवर है, और जो इसका क्रिटिक्स कर रहे हैं उसका ये फेवर है। डिटेल में मैंने ये इशू को मतलब कवर किया है अपना आर्टिकल के अंदर, तो उसको उसका भी लिंक मैं शाम को दे दूंगा। हाँ ये रहा। अभी दिल्ली का सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक रूल लाया है, रूल में उसने ये कहा है कि भैया अगर मान लिया जाए कि आपका अगर मान लो लैंड आपका एक प्लॉट ले रहे हो, ठीक ना, तो आप प्लॉट ले रहे हो उसमें आप घर बना रहे हो, ठीक। तो मतलब क्या टोटल प्लॉट का 10% पे आपको ट्री कवर लाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है और इसको फिलहाल 2 महीने के लिए पब्लिक में रखा गया कि जो भी कमेंट वगैरह, जो भी सजेशन वगैरह आएगा, फिर उसके हिसाब से इसको इम्प्रूव करके इसको मतलब एक टाइप से लॉ बना के अभी पार्लियामेंट में एज अ बिल प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि बिल जो बनता है ना, उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है, कोई भी मिनिस्ट्री होता है, मान लो एक मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर वो बिल मान लो पेज बना, ठीक है, ड्राफ्ट हुआ। ड्राफ्ट होने के बाद उसको होम मिनिस्ट्री अगर ओके करेगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो बिल कहाँ जाएगा, कैबिनेट के पास जाएगा। कैबिनेट उसको हाँ बोल भी सकता है, ना भी बोल सकता है। अगर मान लो कैबिनेट ने हाँ बोला उसको, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है। फिर पार्लियामेंट में वो पास होगा, फिर उसका लॉ बनेगा, ठीक, प्रेसिडेंट का साइन होने के बाद। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो फिलहाल न्यूज ये रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल लाया है, क्या कि भैया अगर आप अपना कोई भी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर आप एरिया में घर बना रहे हो या प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, तो कंपलसरी होगा कि 10% एरिया में आप ट्री कवर लगाओ, ठीक है। फिलहाल ये बना नहीं है, खाली प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। जो भी होगा इसके ऊपर 2 महीना बाद होगा, जब वो लिमिट खत्म हो जाएगा पब्लिक से सजेशन लेने का। एक न्यूज ये रहा हमारा, क्या कि वायु शक्ति, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने अपना डिफेंस एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। कुछ नहीं है, एयरफोर्स के जितने भी मतलब ऑफिशियल्स है या फिर जो जो भी मतलब एयरफोर्स के जो मेन ऑफिशियल्स है, वो लोग क्या आपस में मिलकर एक टाइप से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस टाइप का करेंगे, ठीक। उसी का नाम रखा उन्होंने वायु शक्ति, जो राजस्थान में हो रहा है, पोखरण में हो रहा है। टाइम टू टाइम मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे कि कोऑर्डिनेशन हुआ, एफिशिएंसी हुआ, वो सब बरकरार रखा जा सके और रियल में ऐसा सिचुएशन आया तो उस समय कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सके, ठीक। अब ये न्यूज क्या है कि अब क्या हो रहा है, देखो, इंडिया चाइना, ये 2 मेन कंट्री है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि जब जहां जहां यूनाइटेड नेशन के अंदर जहां जहां रशिया के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर जो लोग वोटिंग कर रहा है, तो ये दोनों कंट्री, इंडिया और चाइना, दोनों कहीं मतलब उसको अपसेंट कर रहे हैं, ठीक है। अपसेंट कौन कर रहा है, इंडिया भी अपसेंट कर रहा है उसको, चाइना भी कर रहा है, मतलब वो लोग वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इंडिया चाइना दोनों। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि जो यूएसए वाले हैं, ठीक है, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो इंडिया को तो उतना ज्यादा नहीं बोल पा रहे, या नहीं बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, ठीक है। रीजन ये रहा कि उनका इंटरेस्ट जो भी है, तो हाँ, तो मेनली क्या उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, चाइना को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये रहा ना कि अगर चाइना को एक लिमिट से आप क्रिटिसाइज करोगे ना, जैसे आज का प्रेजेंट सिचुएशन में ये रहा कि रशिया जो है ना, रशिया और चाइना बहुत ही डीप इनका अलायंस है, ठीक है, इन दोनों का। इवन यहाँ भी कहा जा सकता है कि कहा जाता है कि ये जो दोनों का अलायंस है ना, इन अलायंस के अंदर चाइना जो है बिग ब्रदर है, ठीक है। तो रशिया है वो जूनियर पार्टनर है, ठीक। तो मतलब क्या, अभी के टाइम में क्या है, सारे कंट्री ने जो एक टाइप से रशिया को आइसोलेट कर दिया है, ठीक है। तो मतलब क्या कि पूरा डिप्लोमेटिक कनेक्शन तोड़ दिया है, तो किसी का सुन रहे नहीं है पुतिन साहब, किसी का सुनने वाले हैं नहीं। वो अभी सुनने वाले हैं तो उनको समझाने का काम वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री कर सकता है, वो है चाइना, ठीक है। और अगर वेस्टर्न एलाइज, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अगर चाइना के खिलाफ एक लिमिट से ज्यादा वो लोग कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे, तो फिर चाइना भी मतलब एक टाइप से वो अब खुद से अगर वेस्टर्न कंट्री चाइना को भी दूर कर लेंगे, तो फिर रशिया को कौन समझाएगा। तो चाहिए था ये इस टाइम में कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो चाइना के साथ मिलकर किसी तरह रशिया को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा काम वो लोग ये कर रहे हैं कि चाइना को के ऊपर एक्यूज करके, चाइना को टारगेट करके चाइना को भी दूर कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं सिचुएशन और खराब हो रहा है। तो ये न्यूज है हमारा मेनली। तो हमने क्या देखा था, बहुत सारा इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रशिया को बायकॉट कर रहे हैं एक टाइप से, ठीक है। कल हमने क्या देखा था, G20 ने बोला था क्या कि भैया इसको हम बायकॉट कर रहे हैं। फिर वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह हमारा रशिया में चल रहा है, बेलारूस में चल रहा है, तो उसको हम पॉज करते हैं। सेम हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने बोला था, ठीक है। और अब G7 ने भी बोला है, ठीक। G7 ने भी बोला है कि हम लोग रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, ठीक है। अब G7 के बारे में देख लेते हैं पहले। ये जो है G8 था पहले, ठीक है। ये जो बॉडी था पहले G8 था इसका नाम, ठीक। तो बहुत ही इलिट बॉडी कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है वो इसके पार्ट होते हैं। अब G8 से G7 बना कैसे। G8 जो था उसके अंदर कौन कौन सा था हमारा, यूएसए, कनाडा, इटली, ठीक है ना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जापान, उसके बाद फिर रशिया, ठीक। लेकिन क्या हुआ 2014 के अंदर जब रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया और क्रीमिया को खुद में मिला लिया, तो उस समय G7 बॉडीज ने डिसाइड किया कि हम रशिया के इस एक्शन का कंडेम करते हैं और रशिया को उस बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक। इसलिए G8 बन गया हमारा G7, ठीक, क्योंकि रशिया को बाहर निकाल दिया गया था इस बॉडी से, क्योंकि उसने क्रीमिया पे इलीगल तरीके से अनेक्स किया था, जो कि यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया पहले। ये रहा न्यूज।
जब अगला न्यूज क्या ये वाला चीज है, ठीक। अब देखो हम लोग क्या हो रहा है कि डेली बेसिस पे देख रहे हैं कुछ ना कुछ कि कैसे कैसे अब जैसे जैसे वॉर बढ़ रहा है हमारा, हम देख रहे हैं क्या वर्ल्ड इकोनॉमी पे कैसे इसका असर हो रहा है, ठीक है। हमने कल देखा कि कोल का इम्पोर्ट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो सनफ्लावर ऑयल है उसका इम्पोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, कि 90% जो सनफ्लावर ऑयल है वो रशिया और यूक्रेन से आता है, और अकेला यूक्रेन से 70% हमारा सनफ्लावर ऑयल का इम्पोर्ट आता है, ठीक है। उसके हमने देखा था क्या कि वहां से गैस हुआ, ऑयल हुआ, उसका सप्लाई पे असर पड़ रहा है। अब ये है कि वर्ल्ड में, ठीक है, जितना भी चिप बनता है, सेमीकंडक्टर चिप बनता है, जो कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कार मैन्युफैक्चरिंग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो यूज होने वाला चिप है ना, उसमें एक कंपोनेंट यूज होता है जिसको कहते हैं नियॉन, ठीक है। अब वर्ल्ड के अंदर जितना भी मतलब सप्लाई होता है ना, वर्ल्ड ग्लोबल सप्लाई जितना नियॉन का होता है उसमें 70% जो सप्लाई करता है वो यूक्रेन का होता है अकेला। मतलब यूक्रेन जो है वर्ल्ड के अंदर 70% नियॉन अकेला सप्लाई करता है। यूक्रेन प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट 70% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ नियॉन, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर 70% सप्लाई कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, तो जो मोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, लैपटॉप इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इंडस्ट्री है, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उन सब के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक टाइप से मतलब लॉस में वो लोग जाने वाला है, उनके वर्किंग के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो तो क्या चिप, बिना चिप के वो लोग काम नहीं कर सकते। चिप ऐसा होता है कि एक छोटा छोटा कंपोनेंट भी अगर नहीं मिलेगा तो उससे मतलब वो फिर पूरा हो ही नहीं पाएगा। और यार 70% मतलब प्रोडक्शन का बात हो रहा है जो नियॉन का आता है यूक्रेन से। तो अगला न्यूज देख लेते हैं फिर। अब इंडिया पे एक और असर हमने क्या देखा था कि हमारा सनफ्लावर ऑयल महंगा होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रशिया से और यूक्रेन से इंपोर्ट आता था वो इफेक्ट करेगा, कर रहा है हमारा। ऑयल हमारा महंगा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉफी का जो एक्सपोर्ट होता था वो हमारा डिक्लाइन हो गया, टी का जो एक्सपोर्ट होता था वो कम हो गया हमारा, ठीक है। एक और असर क्या देखने को मिला कि हमारा, कल हमने डिस्कस किया था क्या कि अगर मान लो ऑयल महंगा हो रहा है तो क्या होगा कि पहले कंपेयर में हमको ऑयल के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होगा। अब कम होगा तो उसका नुकसान क्या होगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज करेगा। कल एक्सप्लेन किया था मैंने बहुत अच्छे से कल के न्यूज में, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। बीओपी जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो पार्ट होता है, मेरा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक। करंट अकाउंट के क्या अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो अगर सिंपल सा बात है, अगर आप गुड्स कम एक्सपोर्ट करोगे और इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो क्या होगा कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट में हो जाएगा, क्योंकि आप बेच कम रहे हो लेकिन खरीद ज्यादा रहे हो तो आपको डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो ये अकाउंट है उसको डेफिसिट, अगर मान लो कि ज्यादा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ रहा है बट इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो आपका डेफिसिट या नुकसान ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा नुकसान बढ़ेगा तो ये अकाउंट आपका डेफिसिट में आ जाएगा। और ये डेफिसिट में आएगा तो आपका जो करेंसी का वैल्यू है फिर वो डिक्लाइन होगा। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है क्या, इंडिया का जो एक्सचेंज रिजर्व है, एक्सचेंज वैल्यू है डॉलर के साथ, वो 76 के पार हो गया। जिसके कारण और नुकसान क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट और महंगा होगा। जहां पर हमको 75 रुपीज पहले पे करना पड़ रहा था $1 का सामान मंगाने के लिए, अब 76 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक मतलब तो बाहर से अगर महंगा मंगाएंगे तो कंट्री के अंदर महंगा बिकेगा भी, तो इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, ये सब चीज होगा। तो फिर अगला न्यूज जो है हमारा ये वाला। तो हमने क्या देखा कि हाल ही फिलहाल दिनों में कि यूनाइटेड नेशन ये जनरल असेंबली के अंदर या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है, या फिर कहीं भी अगर रशिया के अगेंस्ट में वोटिंग हो रहा है, उसके एग्रेशन के अगेंस्ट में वोटिंग हो रहा है, तो इंडिया वहां से एब्सेंट कर रहा है। इंडिया बोल रहा है कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है ना कि जब ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि जब अ, एक सप्रेस कर रहा है, एक मतलब एक कोई कंट्री है जो कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा है, और एक कंट्री है जिसके साथ गलत हो रहा है, तो अगर वैसे में आप अगर आप न्यूट्रल रहते हो ना, तो मैसेज यही जाता है कि आप जो कंट्री सप्रेस कर रहा है ना उसके साथ हो, और जो कंट्री यहाँ पे मतलब एक विक्टिम है उसके अगेंस्ट में हो, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने भी यही बोला है, खासकर चाइना के रेफरेंस में ये बात बोला है, इंडिया के रेफरेंस में भी डायरेक्टली उन्होंने ये बात नहीं बोला है, लेकिन मैसेज एक टाइप से यही जा रहा है वेस्टर्न कम्युनिटीज के अंदर कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं जो इंडिया का साइलेंट है या न्यूट्रल स्टैंड है वो प्रो रशियन है, ठीक है। इसका नुकसान क्या होगा, ठीक। अब नुकसान जैसे ये हो रहा है हमारा कि अभी यूएनएचआरसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक, वहां पे रशिया के केस में वोटिंग हुआ हमारा, ठीक। तो इंडिया ने फिर वही काम किया कि एब्सेंट हो गए वहां से हम लोग, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये रहा कि
ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेकर है, ठीक है। तो अब मतलब प्रॉब्लम ये रहा, तो इसका दो रीजन हो सकता है मेनली। पहला रीजन तो ये, तो इंडिया को ये लग रहा है कि अगर हमने अभी भी चाइना के रेफरेंस में कुछ किया, तो वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको इफेक्ट पड़ सकता है उनके इवैक्यूएशन पर। तो इसलिए भी इंडिया एब्सेंट हो सकता है। दूसरा रीजन ये रहा, इंडिया ने अभी तो एब्सेंट कर लिया वोटिंग से, लेकिन मान लिया जाए, सिंपल सा बात है ना, जब वॉर होता है, मिसाइल गिरेगा आसमान से, तो ये यूक्रेन और इंडियन के बीच में कोई फर्क नहीं वहाँ पे मतलब करेगा मिसाइल, ठीक ना। जब गोलियां चलेगी तो वो ये नहीं देखेगा बुलेट की यूक्रेन का बंदा है या इंडिया का बंदा है, ठीक। तो सिचुएशन जैसे खराब हो रहा है, और इंडियंस का वहां निकलना मुश्किल हो रहा है, बॉर्डर तक आना, ठीक है। तो वैसे में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर मान लो कि इन फ्यूचर इंडियंस का वहाँ पे डेथ होता है, तो फिर इंडिया क्या करेगा उस टाइम में? उस समय तो इंडिया नहीं बोल सकता कि ये लोग ह्यूमन राइट वायलेशन या फिर हमारे कंट्री के लोग बोल रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशन से अभी इंडिया वॉकआउट कर रहा है या फिर एब्सेंट हो रहा है, वोटिंग नहीं कर रहा है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं मोरल राइट्स खो रहा है बोलने का। आगे फिर वो कैसे बोल पाएगा, जब अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी एक्सेप्ट कर रहा है कि वहां पे कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो रहा है, तो बाद में फिर वो कैसे बोलेगा, ठीक है। और और एक चीज और, इवैक्यूएशन का बात आया तो क्लियर कर देते हैं हम लोग क्या, कि इंडिया ने जो ऑपरेशन गंगा चलाया ना इवैक्यूएशन के लिए, वो ऑपरेशन गंगा में क्वेश्चन जब से बन सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूक्रेन में जाकर यूक्रेन के लोगों को, इंडियंस को ला रहा है, ठीक ना। जो लोग यूक्रेन में फंसे, जो इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं ना, वो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रहा है। कैसे ला रहा है? उनको बोल दिया गया कि भैया आप अपने भरोसे यूक्रेन से बाहर निकलो, बाहर निकल के जो पोलैंड है, रोमानिया है, ठीक है, और जो मोल्डोवा, ये सब कंट्री में अपने भरोसे बाहर निकलो वॉर जोन से, ठीक है, बचते बचाते बाहर निकलो, बॉर्डर तक आओ। बॉर्डर तक आने के बाद इन सारे कंट्रीज में अगर आप आ जाओगे, उस कंट्री से हम आपको ले आएंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा, ठीक है। तो डायरेक्टली यूक्रेन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवेक्यूएशन नहीं कर रहा है, या फिर इवेक्यूएशन वर्ड भी सही नहीं है लॉजिकली अगर देखा जाए तो, जो भी है। तो ये रहा हमारा ऑपरेशन गंगा, कि जो ये सब कंट्रीज है यूक्रेन के आस बॉर्डरिंग स्टेट से, वहां से इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्टूडेंट्स को ला रहा है। तो ये कंफ्यूज मत होना, बिकॉज एग्जाम पर्पस में यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है डायरेक्टली फ्रॉम यूक्रेन इस टाइप से बोल के, ठीक है। और थोड़ा इसका जोग्राफिकल लोकेशन देख लेना कि कौन सा स्टेट उसके बॉर्डरिंग के एरिया में आसपास, लाइक पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, मोल्डोवा हो गया, सब पोजिशन देख लेना, ठीक है। ये था न्यूज हमारा। तो ये दिल्ली ने क्या, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी। तो इंडिया में पहला बार ये यूनिवर्सिटी खुला, इस टाइप का यूनिक यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या इंडिया में तो बीएड और एमएड तो पहले भी होता था, ठीक। तो नया क्या है? नया इसमें ये रहा ना कि इसके अंदर सिर्फ बीएड और एमएड नहीं होगा, यहाँ पे टीचिंग के अंदर पीएचडी का डिग्री भी दिया जाएगा, ठीक है। पीएचडी का डिग्री भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट डिग्री भी दिया जाएगा, प्लस यहाँ पर जो टीचर का क्वालिटी होगा उसके इमोशनल इंटेलिजेंस पे दिया जाएगा, सोशल बिहेवियर पे ध्यान दिया जाएगा टीचर्स का, ठीक है। उनको इमोशनली इंटेलिजेंट मतलब कैसे बनाया जाएगा, ठीक। इंटरनेशनल जो बॉडीज है, इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉडीज है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके, ठीक, दूसरे कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे उनको कोर्स करवाया जाएगा। तो इसलिए इस मामले में थोड़ा यूनिक है। तो इंडिया में पहला बार इस टाइप का यूनिवर्सिटी खुला है। अगला न्यूज क्या है? अब देखो ये पूरा न्यूज है, क्या है इस पूरे न्यूज में, हमारा जो काम का चीज है बस ये चीज है, क्या और कुछ डिटेल यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बस ये रहा पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये कहाँ चल रहा है? आंध्र प्रदेश में चल रहा है, ठीक है। दो चीज याद रखना, क्या पोलावरम प्रोजेक्ट जो चल रहा है कहाँ चल रहा है? मेरा आंध्र प्रदेश में चल रहा है, और ये गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। फिर गोदावरी का अपना ईस्टर्न वेस्टर्न उसका एक टाइप से रिवर का टोटल मतलब कहाँ से निकलता है, उसका रूट क्या होता है, ठीक है। फिर कौन कौन सा उसका राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, वो सब अपना देख लेना। एक न्यू स्पीसीज का डिस्कवर हुआ है तमिलनाडु के अंदर, ठीक ना। तो गिन बेरी स्पेसीज, बेरी का एक स्पेसीज हुआ है तमिलनाडु के अंदर। और इसका देखो मेन बात ये है, खाली यही याद रखना है कि स्पीसीज मिला है कहाँ मिला है, क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, ठीक है। ये स्पीसीज रिसेंटली मिला है, कहाँ मिला है, स्टेट का नाम या जगह का नाम, ठीक। उससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको यूपीएससी देना है, ना कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एग्जाम देना है कि उसका प्लांट का कैरेक्टर बैठ के कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नोट्स में वो लोग आपको छाप के दे देगा पूरा प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उन लोग को पेजेस भरना होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम पर्पस के हिसाब से आपको सिर्फ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, उसका डिटेल में जाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हो, बट कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बोला तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एग्जाम नहीं देना है कि आपको प्लांट का पूरा फीचर्स पता होना चाहिए। फिर अगला एग्जाम ये जे एन के डिलिमिटेशन, ठीक। तो मेनली क्या होता है कि इंडिया के अंदर आर्टिकल 82 जो है मेरा, वो क्या बोलता है कि हर सेंसस के बाद, ठीक है, हर सेंसस के बाद आपको एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा, जिसका काम क्या होगा कि सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग जो एरिया होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे आपका राज्यसभा का हो, चाहे स्टेट का जो लेजिस्लेटिंग मतलब है एमएलए वाला का,
एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी उसका उसका बाउंड्री को शिफ्ट किया जाए। बाउंड्री शिफ्ट करने के लिए मेनली होता है। अब बाउंड्री शिफ्ट क्यों करते हैं? बाउंड्री शिफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बोला गया है ना, कम से कम को ये इंश्योर करना है कि ऑन एन एवरेज मतलब मान लो कि 10 लाख लोग है, ठीक है। हर 10 लाख लोगों पर हर 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक। अब अगर मान लो कि हर 10 लाख लोगों पे एक एमपी रखना है हम लोगों को, या फिर हर 1 लाख लोगों पे एक एमएलए रखना है हम लोगों को, तो इसके लिए क्या होगा कि उस एरिया का जो सेंसस डेटा रिलीज होने के बाद हमको देखना पड़ेगा उस एरिया में कितना पॉपुलेशन है, जिससे कि ऑल ओवर कंट्री के अंदर लगभग लगभग हर मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप मतलब लोगों को, ठीक है ना, इतना मतलब लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। मतलब कंट्री के हर जगह पे लगभग लगभग 10 लाख लोगों पर एक एमपी, 10 या फिर 1 लाख लोगों पर एक एमएलए, इस टाइप का पूरे कंट्री के अंदर ऐसा इंश्योर किया जा सके। इसलिए जरूरी क्या है कि आप बाउंड्री को डिफाइन करो हर सेंसस के बाद, ठीक है। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता हर सेंसस के बाद। लास्ट टाइम हमने 2001 में किया था, अभी तक कंट्री के अंदर 4 बार हो चुका है डिलिमिटेशन, बन चुका एक्ट, कमीशन बन चुका है हमारा, ठीक है। लास्ट टाइम 2001 में बना था, ठीक। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हुआ था 2002 में, ठीक है। 2002 में लास्ट टाइम हुआ था, उसने ये बोला था कि भैया हम लोग 2001 का सेंसस यूज कर रहे हैं, लेकिन अगला बार जो डिलिमिटेशन होगा वो मेरा कब होगा, 2026 के सेंसस के बाद होगा, ठीक है। तो और अभी के टाइम में प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी ये हो रहा है क्या कि आपने तो बोल दिया डिलिमिटेशन के ऊपर क्या कि आपका पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक ना। जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहां ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक। अब प्रॉब्लम ये रहा है कि साउथ के स्टेट ने तो अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, बट नॉर्थ के जो स्टेट से वो लोग उतना कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, जैसे यूपी हो गया, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है क्या कि अगले बार जब डिलिमिटेशन होगा तो यूपी को ज्यादा सीट मिलेगा, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो कि हर 10 लाख लोगों में एक एमपी का सीट हम लोग देने वाले हैं, तो मान लो साउथ स्टेट ने अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, ठीक ना। अब मान लो वहां पे सिर्फ 1 करोड़ का पॉपुलेशन है, ठीक। तो वहां पे सिर्फ 10 एमपी मिलेगा उन लोगों को, ठीक है। लेकिन मान लो उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है। वहां पे मान लो उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। और जिसके कारण वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, वहां पे 5 करोड़ लोग हो गए, ठीक। 5 करोड़ लोग हो गए। बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि अब देखो यहाँ पर इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 50 एमपी हम लोग को मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप का सिचुएशन या इस टाइप का सिस्टम है, कहीं ना कहीं जो वैसे स्टेट्स है जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पॉलिसी किया, पॉलिसी अडॉप्ट किया और स्टेप्स लिया, उनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट देने का काम हो रहा है ना, कि उनका रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा। तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होने वाला है जब भी ये इशू आएगा नेशनल लेवल पे। फिलहाल तो ये खाली जम्मू एंड कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन आया है कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको बॉर्डरिंग करने का, तो उसके ऊपर भी इशू ये हुआ है कि बहुत सारा विलेजेस ऐसा है कि मान लो ये विलेज है, ठीक ना, इसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा गया, ठीक। लेकिन उसके आसपास का जो विलेजेस है वो सब बी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर थोड़ा बाउंड्री को लेकर ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक। और ये जो बॉडी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी है, क्यों? क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन देता है ना, इसके रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट को मानना ही मानना पड़ता है। उसको आप ना तो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ना तो अमेंड कर सकते हो। तो जैसा वो बोलेगा उसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। इसके बारे में मैंने खैर डिटेल में आर्टिकल में कवर किया है, तो वो उसका लिंक भी मैं ग्रुप में शाम को शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू भैया। हाँ, पूछो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। भैया मैं ये पूछ रहा था, जो हम हिंदी में न्यूज पढ़ते हैं उनके लिए जनसत्ता न्यूज़पेपर ही बेटर रहेगा या कोई सा और भी फॉलो करना पड़ता है? हेलो। हेलो।